हमारी आज की कहानी है परवरिश। आज हरिदास जी को 2 साल हो गए थे विदेश में बेटे बहू के पास रहते रहते। और इन वर्षों में हरिदास जी ने वह सारे काम किए थे जो नौकर करते हैं। जिस इंसान ने कभी एक गिलास पानी भी खुद के हाथ से नहीं पिया था, आज वह आदमी इतना मजबूर था कि अपने बेटे बहू की गुलामी करने पर विवश थे। बेटे बहू ने उनकी हालत नौकर से भी बदतर कर दी थी। वह सारा दिन बहू बेटे अपने पोते पोती के कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने, बर्तन धोने और घर के अन्य काम करते रहते थे। बढ़ती उम्र में ज्यादा काम करने की वजह से अब इतना काम करने से वह बीमार रहने लगे। साधारण गोलियों से जब आराम ना मिला तो उनका इकलौता बेटा निखिल उन्हें मजबूरन डॉक्टर के पास लेकर गया। आखिर उन्हें अच्छा खासा फ्री में नौकर जो मिला था। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहने को कहा। उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी इसलिए, परंतु निखिल और निखिल की पत्नी रानी हरिदास जी को हॉस्पिटल में रखने की बजाय घर लेकर आ गए। वह हरिदास जी पर खर्च नहीं करना चाहते थे। अब हरिदास जी समझ गए थे कि उनका बेटा निखिल उन्हें भारत से विदेश क्यों लेकर आया था। उन्हें एक नौकर चाहिए था घर के काम के लिए। अब हरिदास जी के शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वह घर का काम करे। उनकी बूढ़ी आंखें, बेबस शरीर अब बेटे बहू के लिए बोझ बन चुका था। एक दिन हरिदास जी अपने बेटे निखिल से बोले, बेटा, अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। मैं तुम पर बोझ बन चुका हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे मेरे घर वापस भारत छोड़ आओ। इतना सुनते ही निखिल गुस्से में झल्लाकर बोला, क्या समझा है आपने मुझे? मेरे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, आपको अपनी पड़ी हैं। सर दर्द करके रख दिया है आपने। निखिल की पत्नी भी बड़बड़ाते हुए बाहर आई और चिल्लाकर बोली, अरे, पैसे क्या कोई पेड़ पर उगते हैं या आप कोई खजाना गाड़ के रखा है हमारे लिए? पता है कितना महंगा टिकट है प्लेन का? इतने तो आप है भी नहीं है जितने का टिकट है। अपने बहू बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर हरिदास जी की आंखें भर आई। बहू तो पराया खून है, परंतु बेटा तो अपना ही खून है। वो मुझे ऐसे बोल रहा है। हरिदास जी बोले, बेटा, मैंने ऐसा भी क्या मांग लिया तुझसे? कुछ नहीं मांगा आपने मुझसे। मैं ही पागल था जो तुम्हारे जैसी मुसीबत को अपने साथ लेकर आया। अपने बेटे की बात सुनकर हरिदास जी धम से जमीन पर बैठ गए। वह उस पल को याद करने लगे जब उनका बेटा निखिल उन्हें भारत से विदेश लेकर आया था। हरिदास जी पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वह गुमसुम से चुपचाप बैठे थे। उनकी जिंदगी में अंधेरा सा छा गया था। वह अपने जीवन संगिनी का अंतिम संस्कार करके आ चुके थे। कुछ रिश्तेदार चले गए थे, कुछ बाकी थे। सभी आपस में राय मशवरा कर रहे थे कि उनका बेटा निखिल बोल पड़ा, आपको जैसा करना है वैसा कर लो। मुझे कल वापस विदेश जाना है। इससे ज्यादा दिन में यहाँ नहीं रुक सकता। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। जो होना था हो गया। अब मेरे यहाँ रहने से माँ वापस जिंदा तो नहीं हो जाएगी ना? हरिदास जी के बेटे निखिल की ऐसी कड़वी बात सुनकर सभी हैरान हो गए। कुछ ही दिनों में सभी रिश्तेदार अपने घर चले गए। बाकी बस हरिदास जी और उनका नौकर टिंकू रह गए। क्यों चली गई तुम शारदा मुझे छोड़कर? तुम क्या गई? मेरी तो सारी दुनिया ही वीरान हो गई। कितनी तेज चलती है यह दुनिया। कोई भी किसी का नहीं होता। अपनी औलाद साथ नहीं देती। हमारा बेटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तुम्हारे जाने के बाद घर मुझे काटने को दौड़ता है। यह कहते कहते हरिदास जी की आंखों से आंसू ढुलक आए। उनके नौकर टिंकू ने उन्हें दिलासा दिलाया। हरिदास जी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे कि कितने खुश थे जब हमारा बेटा निखिल पढ़ लिख कर आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था और वहीं शादी करके रहने लगा था।
माँ बाप तक को नहीं पूछा था उसने। फिर भी उसने अपने मन को समझ लिया था और किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। अपने बुढ़ापे के सहारे की सोचकर दोनों बुजुर्ग सोचने लगे कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। एक दिन शारदा जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह भगवान को प्यारी हो गई। अपनी जीवन संगिनी के जाने के बाद हरिदास जी लाचार बेबस से हो गए। उन्होंने अपने बेटे को उसकी माँ की मृत्यु की खबर दी तो बेटा बोला, बाबूजी मेरी मीटिंग है, मेरा आना मुश्किल है। हरिदास जी के बड़ा ही आग्रह करने पर निखिल भारत आया था। अपनी तन्हाई से तंग आकर हरिदास जी ने अपने बेटे निखिल को फोन लगाया। बेटा निखिल, तेरी माँ के जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा। घर मुझे काटने को दौड़ता है। तू वापस भारत आ जा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूजी, मेरा भारत आना संभव नहीं। मेरी पत्नी को वहां का रहन सहन पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं। कहकर निखिल ने फोन रख दिया। हरिदास जी समझ गए कि बेटा अपनी पत्नी का गुलाम हो चुका है और उसे विदेशी रंग चढ़ गया है। अब उन्होंने अपने बेटे को फोन करना ही बंद कर दिया। सारा दिन घर में अकेले बैठे रहते। एक दिन वह अपने दोस्त संजीव जी के पास बैठे थे कि तभी अचानक से उनका बेटा निखिल वहां आ पहुंचा। अपने बेटे को ऐसे अचानक आता देख हरिदास जी फूले न समाये और सारे गिले शिकवे छोड़कर अपने बेटे के गले लग गए। बेटा, तू आ गया? निखिल बोला। मैं आपको लेने आया हूँ बाबूजी। अब आप मेरे साथ चलिए। अपने पोते पोती और बहू के साथ आराम से रहिए। वहां आपका सबके साथ मन भी लग जाएगा। और बाबूजी, यह घर और जमीन जायदाद आप सब बेचकर चलिए। वैसे भी अब मुझसे बार बार यहाँ आना जाना नहीं हो पाएगा। आप सब फाइनल करके चलिए। हरिदास जी के दोस्त संजीव जी, जो पास में बैठे, सब सुन चुके थे। वह प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने हरिदास जी को राय दी, इतनी जल्दबाजी मत करो। अभी तुम्हारी जमीन जायदाद की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। जब कोई खरीदने वाला मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हरिदास जी को भी अपना घर छोड़ने का मन नहीं था। उस घर में उनकी स्वर्गवासी पत्नी की यादें बसी थी। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वह अपने घर को अपने नौकर की देखरेख में छोड़कर अपने बेटे निखिल के पास विदेश आकर रहने लगे। और आज यह हालत हो गई कि जिंदगी से समझौता करके अब बेटे बहू के साथ मन मसोस कर रहने लगे। अब दिन रात बेटे बहू की नजरों में खटकते रहते। बहू उन्हें कोसती रहती कि हमारी छाती पर आकर बैठ गए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बुढ़िया खुद तो चली गई और बुढ़े को मेरे लिए छोड़ गई। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन हरिदास जी की बहू रानी बोली, बाबूजी, आप घर पर बैठे बैठे उकता जाते होंगे। चलिए मेरे साथ बाजार चलिए, आपका मन अच्छा लग जाएगा बाहर की दुनिया देखकर। अपनी बहू का इतना प्रेम देखकर हरिदास जी को थोड़ा अजीब सा लगा, पर उन्होंने बाद में हाँ में सिर हिलाया और रानी के साथ बाजार चले गए। रानी अपने ससुर को बाजार लेकर गई और उन्हें जूस का गिलास हाथ में पकड़ाया। लीजिए बाबूजी, जूस पीजिए, शरीर में फुर्ती आ जाएगी। जूस पीते ही हरिदास जी बेहोश हो गए। रानी ने उन्हें कार से नीचे उतारा और सड़क के एक कोने पर छोड़कर चली गई। जब हरिदास जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को सड़क पर पड़ा पाया। अपनी बहू को पास ना पाकर वह रोने गिड़गिड़ाने लगे। वह मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अंग्रेजी उनको आती ही नहीं थी। अपना दुख कहे भी तो किसे कहें? लोग उनका विलाप सुनते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा नहीं समझ आती थी। यह में केवल थ्री थे। सोच कि बेटे निखिल को फोन करे तो उन्हें अपने बेटे का फोन नंबर भी याद नहीं था। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब उन्हें पता चल गया था कि बहू ने उन्हें जानबूझकर छोड़ा है। उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे, उन्हें यकीन नहीं हुआ।
वह उठे और उस अनजान सड़क पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ा। उन्हें थोड़ी हिम्मत महसूस हुई। वह मंदिर की ओर चल पड़े। हे भगवान से प्रार्थना करते रहे। वह रो पड़े हैं। ईश्वर, मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? और फपक फपक कर रोने लगे। वह बेसुध से पड़े थे। जब मंदिर के कपाट बंद करने का समय हुआ तो हरिदास जी पर मंदिर के पुजारी की नजर पड़ी। वह पुजारी भारतीय व्यक्ति था। बाबूजी, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? अनजाने देश में किसी की हमदर्दी पाकर हरिदास जी और जोर जोर से रोने लगे। पुजारी समझ चुका था कि ये अपने बच्चों से दूर हो चुके हैं। पुजारी ने सबसे पहले हरिदास जी को खाना खिलाया। फिर उनसे उनके हालात का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोले। उनको न बेटे का नंबर याद था और न ही बहू का नंबर याद था। इसलिए मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी और हरिदास जी को मंदिर में बने अपने कमरे में लेकर गए। जब हरिदास जी थोड़े ठीक हालत में आए तब पुजारी ने उनसे फिर से पूछा तो हरिदास जी ने आप बीती सारी बात बताई। तब पुजारी बोला, बाबूजी, बुरा मत मानना, पर ऐसे केस रोज ही होते हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ घर का काम करने के लिए लाते हैं और जब उनका लालच खत्म नहीं होता है तब तक उन्हें अपने पास रखते हैं। लेकिन जब वे बूढ़े माँ बाप बीमार रहने लगते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा करना पड़ता है, तब उन्हें बोझ समझकर इसी तरह दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। पुजारी की बात सुनकर हरिदास जी भी भौचक्के रह गए। आज वह अंदर तक टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस हरिदास जी को लेकर उस अनजान सड़क पर पहुंची जहां वे बेहोश पड़े थे। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरे की मदद से पुलिस ने देखा कि एक महिला बेहोश बूढ़े को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए धक्का मार रही है। जब यह हरिदास जी ने देखा तो वह सन्न पड़ गए। वह सोचने लगे, क्या बहुएं इतनी बुरी भी होती हैं? पुलिस उनके बेटे बहू का पता लगा लेती है, परंतु हरिदास जी ने उनके पास जाने से मना कर दिया। वह पुजारी से बोले, मुझे मेरे भारत जाना है। उन्होंने पुजारी का फोन नंबर लिया और अपने दोस्त संजीव को फोन लगाया, पर उनका फोन स्विच ऑफ था। थक हार कर फिर उन्होंने अपने नौकर टिंकू को फोन लगाया। एक ही बार में टिंकू ने फोन उठा लिया। हेलो टिंकू बेटा, मैं हरिदास बोल रहा हूँ। बाबूजी, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना? टिंकू के मुंह से इतनी हमदर्दी पाकर हरिदास जी की आंखें भर आई। उन्होंने रूंधे गले से सारी बात उसे बताई और अपने दोस्त संजीव से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा। आपने मालिक की बात सुनकर टिंकू हैरान था। वह सोचने लगा कि क्या बेटे बहू इतने मतलबी भी होते हैं जो अपने सगे बाप के साथ ऐसा करे। यह सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गई। टिंकू ने कुछ ही समय में पैसे जुटाए और हरिदास जी पुजारी को धन्यवाद देकर वापस भारत आ गए। घर पहुंचकर अपने नौकर टिंकू के गले लगकर बहुत रोए। उसके बाद अपने दोस्त संजीव जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें झटका सा लगा क्योंकि संजीव जी तो 1 साल पहले ही चल बसे थे। वह और ज्यादा उदास हो गए। वह सोचने लगे कि जब संजीव नहीं है तो पैसों का इंतजाम टिंकू ने कैसे किया। रास्ते में आते हुए उन्होंने टिंकू से पूछा तो वह बोला, बाबूजी, आपके मुझ पर बहुत एहसान है। मैंने मेरा घर गिरवी रखकर पैसे जुटाए हैं बाबूजी। आपने उस हालात में भी मेरी मदद की जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। आपके मुझ पर इतना एहसान है कि मैं अपनी जान देकर भी चुकाऊं तो वह भी कम है। टिंकू की बात सुनकर हरिदास जी ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखें गीली हो गई। उनके बेटे निखिल को याद करके उनके सर में दर्द होता था। बुढ़ापे में
अब वह बिस्तर पकड़ गए थे। इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर भी गीला कर देते थे। लेकिन टिंकू उनकी दिन रात सेवा करता, उनसे कभी ना दरकिनार करता। जिंदगी के आखिरी दौर में हरिदास जी ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद की वसीयत करा दी और कहा उनका अंतिम संस्कार से पहले यह वसीयत पढ़कर सुनाई जाए, बाद में उनकी चिता को आग दी जाए। एक दिन हरिदास जी इस भरी दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके बेटे बहू को खबर दी गई। बेटा निखिल दौड़कर आया कि चलो बुढ़ा चला गया, जान छूटी और अब सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। हरिदास जी के अंतिम संस्कार से पहले वसीयत पढ़कर सुनाई गई। मैं हरिदास अपनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद अपने नौकर टिंकू के नाम करता हूँ। मेरी चिता को आग देने का अधिकार भी मैं अपने बेटे निखिल से छीनता हूँ। यह हक भी मैं टिंकू को देता हूँ। यह सुनते ही उनके बेटे निखिल का पारा चढ़ गया। उसने चुप रहना ही सही समझा। सबके सामने के बाद में टिंकू से बात करूंगा। वकील साहब बोले, वसीयतनामा में यह भी लिखा है, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा टिंकू उससे मेरी जायदाद हथियाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि जो अपने सगे बाप का ना हो सका वह किसी और का क्या होगा। इसलिए मैंने पूरे पेपर अच्छे से तैयार करा दिए थे। मैं अपने परवरिश पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। यह सुनकर आसपास में खड़े सभी की आंखें भर आई। निखिल और उसकी पत्नी रानी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद टिंकू ने अपने मालिक हरिदास जी की चिता को आग दी। निखिल और उसकी पत्नी दोनों वापस विदेश चले गए। दोस्तों, क्या माँ बाप अपने बच्चों को इतनी कड़ी मेहनत करके अपना पेट काट कर इसी दिन के लिए पालते हैं कि वह बड़े होकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें? जब माँ बाप का प्यार निस्वार्थ भाव का होता है, तो आजकल के बेटे बहुएं सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े माँ बाप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या वह कभी बूढ़े नहीं होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।